नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टुडे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है जो कि आपको बताएंगे कि हाल फिलहाल चुनाव में कैसे क्या माहौल रहा और थोड़ी सी चर्चा करेंगे उनके साथ कि कोरोना का फिलहाल क्या हाल है, कैसे स्थिति है और क्या चल रहा है देश में। तो मैं आप सभी को रूबरू करवा दूं कि आज हमारे साथ है अब्राहम रॉय मनी जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं तमिलनाडु एंड केरला में। साथ ही साथ आप डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट भी हैं मुंबई से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टुडे में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी। जी। तो सर, पहला तो और सीधा सवाल तो मैं यही पूछूंगी कि हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हुए हैं और ममता बनर्जी ने अच्छी जीत हासिल की है यहाँ पर। लेकिन सर, एक बात खटक रही है जनता के मन में कि कांग्रेस कहाँ गई, कांग्रेस क्यों लुप्त हो गई, ऐसा कहीं आपको लगता है क्या? कांग्रेस एक पार्टी है, ये सभी लोगों को लगता है कि ये एक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक सोच है, एक आइडियोलॉजी, और उस सोच का आधार है कि सभी लोग हार्मनी में रहे, एक साथ रहे, एकजुट रहे, सभी लोग का भला हो। ये प्राइम ऑब्जेक्टिव है। दूसरे लोग स्लोगन भले ही देते हैं नेशन फर्स्ट, बट कांग्रेस ये कई सालों से प्रैक्टिस करता आया, और ये कोई वो 135 साल पुराना शुरू हुआ पार्टी नहीं, ये उससे कई सालों पहले से चला आ रहा इस देश का में जो एक आइडियोलॉजी चला आया है, इस देश के लोगों में जो एक सोच है, ये वही सोच एक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का रूप लिया, बाद में आजादी की लड़ाई लड़ी और फिर एक पॉलिटिकल पार्टी बन के इस देश को बनाया, और आज भी उस देश की जो सोच को तोड़ने की कोशिश करने वाले फोर्सेस से लड़ने का काम कर रही है। तो जो आपकी बात है ना बंगाल का, उसी का जवाब ये दे रहा हूं मैं। जो कांग्रेसी होता है उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि देश को बचाए रखो, एकजुट रखो, और सामने वाले फासिस्ट फोर्स जो भी उस चीज को ओपोज करता है उस फोर्स को हराओ। तो इसीलिए लेफ्ट के साथ जो अलायंस था पिछली बार और इस बार, वो उसी सोच का पार्ट है कि ये जो अलायंस करते हैं कांग्रेस, आपने देखना जब भी अलायंस करता है वो एक कम्युनल फोर्स को हराने के लिए, दूर रखने के लिए करता है, ना कि उन लोगों को तोड़ के या किसी के भी लोगों को अपने ओपोजिंग, जैसे बीजेपी ने कश्मीर में किया या मणिपुर में किया, मेघालय में किया, इस टाइप के चीजें कांग्रेस नहीं करती। अभी पुदुचेरी में और गोवा में कांग्रेस ऐसा चीज कभी, मतलब जब हम पहले सत्ता में थे तब भी इस टाइप की चीज नहीं करते। ओपोजिंग व्यूज, ओपोजिंग आइडियोलॉजी को एनकरेज नहीं करते, उन लोगों के साथ अलायंस नहीं करते। कोई पार्टी छोड़ के इस तरफ आए वो तो फिर भी समझ में आया, लेकिन नॉट बाय फोर्स एंड बाय ग्रीड बट बाय चॉइस दे शुड कम। तो जो वोटर था उनको लगा कि ये जो बीजेपी जिस तरीके से बंगाल में चुनाव लड़ा है, मैं बिल्कुल अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं करना चाह रहा था, पर करते हुए मैं बोलता हूँ बहुत ही ओछी तरीके से चुनाव लड़ा है। ये कोई चुनाव लड़ने का तरीका नहीं था। इलेक्शन कमीशन, ईडी और हर एक चीजों को यूज करके, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, वो अपने यूनियन मिनिस्टर को चुनाव लड़ा रहे हैं, और दूसरे पार्टी से, मेरे ख्याल से टीएमसी से उन्होंने पिछले सालों में कुछ 25-30 एमएलए लिए हैं। वही एमएलए जिनके खिलाफ ये हमेशा बोलते थे, मुकुल रॉय हो या असम में हेमंत बिश्व शर्मा हो, जिनके खिलाफ ये सारे आरोप लेकर के आते थे, उन्हीं लोगों को अपने पार्टी में ले लेते हैं। ये इन लोग की एक, और जो तरीके से नफरत फैलाने का कोशिश इन लोग बंगाल में किया है, बंगाल की जनता, बंगाल के 75% हिंदू जनता ने उस सोच को नकार दिया, वापस भेज दिया। जिस तरीके से देश का प्रधानमंत्री उस प्रदेश की मुख्यमंत्री को बुलाता है, एक डिसेंसी, एक मतलब वो पूरा चीज तो मैं देख ही नहीं पाया, मतलब उतने में मैंने रोक दिया। बहुत बुरा लगा कि ये मेरे देश का प्रधानमंत्री है। ओपोनेंट पार्टी का हो सकता है, नो डाउट, वाजपेयी जी भी रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री। आप एक बार बताइए, हमने कभी, ना सिर्फ मैं, हमारे पार्टी से किसी ने उनके ऊपर इतना अटैक किया हो? ये इन पे जनता अटैक कर रही है। इन लोग उसको बता देते कि कांग्रेस ही अटैक कर रही है, जनता अटैक कर रही है। दीदी, मैं तो बोला भी नहीं जा रहा है, दीदी को इस तरीके से, किसी भी एक महिला को इस तरीके से बोलना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। अगर वो कोई गलत भी हो, गलत पर्सन भी हो, उनको
प्रधानमंत्री इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए जी। तो इसका जवाब जनता ने दिया है और जो कांग्रेस ही है वो इस ऐसे लड़ाई में जो ऐसे गलत फोर्सेस को हरा सकते हैं उनका साथ देते हैं। तो ये जीत, और ममता बनर्जी खुद जनरल सेक्रेटरी रही है यूथ कांग्रेस की, मैं जिस कैबिन में बैठता हूँ वहां बैठी, तो तृणमूल कांग्रेस ही है उस पार्टी का नाम, ये भी हमें ध्यान में रखना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। हम हमारे लिए सीट जीतना, सत्ता में आना, ये नहीं राहुल गांधी ने हमें सिखाया है। राहुल गांधी जी ने हमें कहा है कि जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो इस देश को बनाए रखेगा, मजबूत करेगा, वो चीजें करनी है। जो कमजोर है उनके लिए आवाज उठाना है, उनकी लड़ाई लड़नी है, उनको न्याय दिलाने का काम करना है। तो वो है हमारा प्रायोरिटी। इलेक्शंस, एमएलए, ये सत्ता, ये सारी चीजें होती रहेगी, पार्ट ऑफ इट है। ये लोगों की मदद करने का एक जरिया है हमारे, इट्स अ टूल, और उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहला यही है कि वो टूल गलत आदमी के हाथ में ना जाए, ये इम्पोर्टेंट। That means कि टूल अभी गलत आदमी के हाथों में है, जल्द से जल्द राहुल गांधी जी के हाथों में आ जाए। यस यस यस, ये बिल्कुल होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी नहीं, इस देश के लिए जरूरी है। और इस कोरोना के जो पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं, इसमें हमें ये रियलाइज भी हो रहा है कि ये चीज की कितनी ज्यादा जरूरत है कि राहुल जी जैसे हमें प्रधानमंत्री मिले। दूसरे देशों में हम सुनने में आ रहा है, इजराइल हो या न्यूजीलैंड हो, वहाँ के प्रधानमंत्री कैसे पढ़े लिखे हैं और किस तरीके के सोच रखते हैं। तो हम जब देखते हैं, इम्पार्शली आप स्टडी करिए, कोई भी जो ये देख रहा है, भले वो बीजेपी को सपोर्ट करते हो, आप इम्पार्शली देखिएगा कि वो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री, उन लोग क्या बोले हैं और क्या किए हैं। और राहुल जी जो बोलते आए हैं, बोल रहे थे सरकार को कि ऐसा ऐसा करो, कितना सिमिलैरिटी है। और आज वो दोनों जिनको दुनिया बोल रहे हैं कि वाह बहुत बढ़िया अपने देश को इन्होंने संभाला, तो ऐसा नहीं लगता कि राहुल जी अगर यहाँ प्रधानमंत्री होते, या ये जो प्रधानमंत्री इनकी बात मान लेते, अगर ये वो साइड में रखे, तो यहाँ भी ऐसे ही हो जाता। ये मानने को तैयार नहीं। जी जी, तो क्या लगता है सर कि राहुल गांधी जी को सत्ता में आना चाहिए, एक बार एक नया चेहरा आना चाहिए, देश को नया प्रधानमंत्री मिलना चाहिए? 100%। अब इसमें कोई सवाल ही नहीं रहा। राहुल जी जल्द से जल्द आने चाहिए, लोगों को उनका साथ देना चाहिए। हम सब पूरी कोशिश करेंगे और होगा, वो जरूर होगा कि राहुल जी इस देश का नेतृत्व करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भाषण वगैरह में ये जो अभी के हैं वो थोड़ा सा चल जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल काम होता है, सिर्फ भाषण देना प्रधानमंत्री का काम नहीं है। वो एक पार्टी के लीडर का काम हो सकता है कि भाषण दो, लोगों को समझाओ। समझाना एक होता है और गुमराह करना अलग चीज होता है। तो कोई थोड़ा दूसरा चीज ज्यादा बेहतर कर लेता होगा, लेकिन हमारे नेता सच्चे हैं। उनका जब एक बार वो कुर्सी बैठ करके जब अपना काम शुरू करेंगे, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ। पूरी देश की जनता उनकी फैन हो जाएगी। तो सर कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जनता गुमराह होने से भी बच रही है? आपको ऐसा लगता है कि जनता भी हाँ जी जी सर, आपको क्या ऐसा लगता है कि जनता पहले गुमराह हो रही थी और अभी जनता गुमराह होने से बच रही है? जी, गुमराह जब आदमी होता है तो कुछ टाइम के लिए होता है, एक आध मौका देता है सामने वाले को, और वो कुछ चीज सोच करके, कुछ उम्मीद पे, 2014 पे उम्मीद पे दिए कि शायद ये कुछ अलग बोल रहे हैं, ये कुछ करेंगे। उसमें कोई गलत नहीं है, जनता की गलती नहीं है। मौका देना भी चाहिए अलग अलग लोगों को। बोले इनको दिए हैं, चलो इनका ये कुछ अलग बोल रहे हैं, देखते हैं, शायद ये कुछ अलग स्टाइल से, शायद बहुत जबरदस्त होगा, देश नंबर 1 होने वाला है, इस टाइप से। वो बहुत सारे बोले थे चीजें, उसमें से कोई एक चीज किया उन्होंने, ये सोचने वाली बात। काला धन है, बाहर है, लोगों को लगा शायद हाँ यार बहुत सालों से है, इनके पास है, जरा एक बार इनको देखे देखते हैं, शायद सब वापस लाएंगे। लोगों की गलती नहीं है, मौका दिया, फिर बोले यार 5 साल बहुत कम है और 5 साल देते हैं। तो अब लेकिन लोगों को पता चल गया कि इनके कोई भी जो बात है, ये इसमें सच्चाई नहीं है, सिंसियरिटी नहीं। जी जी, खुद ईमानदारी से उस चीज को नहीं बोलते हो, सिर्फ अपना एक इमेज बचाने के लिए। दावोस में आप देख रहे हैं 2 महीने पहले जाकर के बड़ी बड़ी बातें की, बोले कि कोरोना चला गया, कोरोना के बारे में लोगों ने डराया। राहुल जी पे टिप्पणी कर रहे थे शायद कि सुनामी आएगा, कहाँ आया, कुछ नहीं आया, हम लोगों ने उसको मैनेज कर लिया। लाखों लोग मरे हैं। देश के प्रधानमंत्री को मेरे ख्याल से एक आदमी भी इस देश का
अगर मरे बिना ऑक्सीजन का, तो अब लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे लोग बचे नहीं है इस देश में, ये हम जानते हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये रेलवे का दुर्घटना हो गया, वो रेल के मंत्री थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नैतिकता उस तरीके का आज है नहीं, ये अफसोस है, और लोगों में भी नहीं है, हम लोगों में भी नहीं है। शायद इसीलिए हम ये सारे चीजें चढ़ा करके ले रहे हैं कि ठीक है चलता है करके, लेकिन एक हद होता है। वो जो सीमा है वो आजकल भले ही थोड़ा सा लोगों ने उसको लीनियंट कर दिया है, लेकिन वो सीमा कभी ना कभी पार होगा, और वो होते हुए दिख रहा है कि अब लोग बोल रहे हैं कि बहुत हो गया। मतलब लोगों को ये रियलाइज हो गया कि हम इनसे ऑक्सीजन, हॉस्पिटल, दवाइयां मांग रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि यार हमने ये सब कब बोला था, हमने तो मंदिर बोला था, मिल गया ना, जाओ पूजा कर लो, हो जाएगा ऑक्सीजन की। तो हमने गवर्नमेंट चुना है, गवर्नमेंट का काम ये सब है। 3,500 करोड़ का स्टैच्यू, 8,500 करोड़ का पर्सनल एयरक्राफ्ट प्रधानमंत्री ने अपने लिए लिए हैं। कितने करोड़ों लोगों के लिए ऑक्सीजन आ सकता था उसमें से, कितने अस्पताल बन सकते थे। पिछले 1-1.5 साल में हॉस्पिटल्स कितने बने। ये कोविड आने के बाद नए हॉस्पिटल्स, हम मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, सेंटर्स बना रहे हैं, कोविड सेंटर्स बना रहे हैं, स्टेडियम को बनाते हैं तो कभी किसी जगह को बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। क्यों एक प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं बन सकता है? इस देश का प्रधानमंत्री और देश के सरकार में ऐसा कैपेसिटी नहीं है कि एक प्रॉपर हॉस्पिटल बनाया जाए, डेडिकेटेड। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनको टेक ओवर कर रहे हैं, उनका एक हिस्सा ले रहे हैं कोविड के लिए। क्यों ऐसा? 1 साल ठीक है, पिछले साल हम समझ सकते हैं कि शायद अनप्रिपेयर्ड रहे हो, लेकिन 1 साल बाद अगर कोई सरकार बोले कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, ये अचानक आया, तो वो फिर आप और हम जैसे आम जनता हो गए। फिर वो सरकार नहीं है, सरकार में रहने लायक नहीं है, फिर वो हटे और हम में से कोई भी बैठ सकता है वहाँ। ये मैं कहना। जी। तो सर इसी पे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि फिलहाल ऑक्सीजन की बहुत कमी है, वैक्सीनेशन भी पर्याप्त नहीं पहुंच रहा, तो ऐसे में जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कर क्या रही है कि वो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचा पा रही पर्याप्त, ना ही वैक्सीनेशन हो पा रहा। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे पास भरपूर दवाइयां हैं, भरपूर वैक्सीनेशन है, ऑक्सीजन है, पर फिलहाल जब स्थिति इतनी, हालात इतने बेकाबू हो गए, तो अब जब जरूरत है तो वो सारी चीजें कहाँ गायब हो गई? देखिए, इन लोग आप देखेंगे इनके सरकार में जो मंत्री हैं, कोई मंत्री बाहर नहीं आ रहा, कोई मंत्री बोल नहीं रहा, अपनी खुद की जान बचा के घर बैठे हैं। चलो, और दूसरी बात, वैसे भी इनके मंत्रियों की आप लिस्ट देखेंगे तो उनका जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है या एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है या कैपेबिलिटीज है, आपको चिदम्बरम जी, मनमोहन सिंह जी, AK एंटनी जी, जयराम रमेश जी जैसे लोग मिलेंगे नहीं इनके कैबिनेट में। तो ये जैसे तैसे साक्षी महाराज, बाबुल सुप्रियो जैसे लोगों से इनको काम चलाना पड़ता है। बाबुल सुप्रियो गाना गा सकता है, ऑक्सीजन कहाँ से लेके आएगा? है उसको क्या पता कि ऑक्सीजन कैसे बनता है? वो योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री है जो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बनाने की सोच रखते हैं। अगर स्कूल केमिस्ट्री क्लास गए होते तो कुछ और बोलते हैं। अफसोस होता है, मतलब कभी कभार ऐसे लगता है कि ये क्या हो रहा है, कहाँ ले गए अपन इस देश को। एक नेहरू जी जैसे प्रधानमंत्री हमारे को 70 साल पहले मिले थे, और आज इतने साल बाद हमें तो वो ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का क्यों चर्चा हो रहा है देश भर में, दुनिया भर में? न्यूजीलैंड का क्यों हो रहा है? क्यों हमारे देश का प्रधानमंत्री का होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का। एज अ इंडियन मुझे ऐसा, मैं चाहता हूँ कि मेरे देश का प्रधानमंत्री का चर्चा हो। न्यूजीलैंड जैसे इतने देश का, इजराइल का प्रधानमंत्री का चर्चा हो रहा है, और अपने पे पाकिस्तान ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये सरकार ने, आप पूछे ना क्या किए, पाकिस्तान से ऑक्सीजन ले रहा है, भूटान से, और ये सारे देश अपने को बोल रहे हैं जो अपने पास से हमेशा सहायता लिए हैं, वो देश आज अपने को पूरे दुनिया भर में ऐसे इंडिया को एक पूरा क्राइसिस में आ गया ऐसा देखा जा रहा है, और मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके से देखा जा रहा है। दुर्भाग्यवश है, और इसकी जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ प्लांट्स लगाने थे इनको। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कोई ऐसा मेटल है जो इस देश में होता नहीं है, कोई दूसरे देश से हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा फिर बन सकता है, ऐसा भी नहीं है। एक विल, एक पॉलिटिकल विल होना चाहिए था, उसके लाइसेंसेस देने चाहिए थे, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। यहाँ जब चाहा हमने देखा कि इन लोगों ने हफ्ते भर में भी प्लांट इरेक्ट किए हैं, तो ये चीजें गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी। उन लोग सो रहे। बेसिकली बात यह है कि इस गवर्नमेंट में वो कैपेबिलिटी, वो एक विजन,
एक फोरसाइट की क्या आने वाला है और उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सोच ही नहीं। प्रचार में बिजी है इन लोग, बस वही, और गुमराह करते हैं। बिल्कुल सर, सही बात कही आपने कि इस समय मारामारी हो रही है चारों तरफ, और ऑक्सीजन जब हमारे देश में ये पर्याप्त है, फिर भी हमें दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ रही है, दूसरे राज्यों से मदद लेनी पड़ रही है, तो ये एक चिंताजनक बात है। सर वही मुंबई की बात करूं तो मुंबई में भी हालात बेकाबू है। मुंबई की सरकार क्या कर रही है वहाँ की जनता के लिए? जी, यहाँ पर जंबो कोविड सेंटर्स बनाए थे। 80% ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर दिया। जितने हॉस्पिटल्स है उसके 80% जो बेड्स है वो यहाँ की सरकार ने उसको टेक ओवर किया। पिछले साल भी किया था, फिर रिलीज किए, फिर अभी पैसे ले लिए। और वहाँ पे ऑडिटर बैठा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जो ऑडिट करता है, जो सेंट्रल हर वार्ड में यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से वॉर रूम बनाया है, और उस वॉर रूम का हेल्पलाइन नंबर्स है जो सारे जगहों पर बड़े बड़े होर्डिंग पे लगे हुए हैं और लोगों तक सरकार ने पहुंचाया है। और वहां पर कॉल करना है, और वैसे भी आप जब पॉजिटिव आते हैं उन लोग ही वहां से लैब से ही उनको इंटीमेशन चला जाता है। दे कॉल यू, दे विजिट यू, दवाई चाहिए तो दवाई, खाना चाहिए तो खाना, जो जरूरत है वो दिया जाता है। जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है उनको हॉस्पिटलाइजेशन। और मुंबई में पिछले आपने नोट किया होगा, केसेस लगातार पिछले 15 दिन से कम ही हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। जो शुरुआत में 1 महीने पहले बढ़ा था वो बाद में कंटिन्यूस कम हो रहे हैं, और सिचुएशन फिलहाल इन कंट्रोल है। आगे लोग और सरकार सब मिल के ध्यान रखेंगे तो बेटर हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी से यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा हादसा आपने सुना नहीं होगा, और बट आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन ये को और बेटर करना है। इसके बीच में आपने वो भी देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के 5 करोड़ के रेमडेसिविर दवाइयां ट्रक लोड में गुजरात से यहाँ ला रहे थे, तो उसको जब पुलिस ने पकड़ा और उसके मालिक को अरेस्ट किया, तो पूर्व मुख्यमंत्री रात को 11:30 बजे यहाँ मुंबई में विलेपार्ले पुलिस स्टेशन में खुद हाजिर हुए उस आदमी को छुड़ाने के लिए। तो इस तरीके के बीजेपी का पूर्व मुख्यमंत्री काम करता है। रेमडेसिविर दवाइयां एक ट्रक लोड अब गवर्नमेंट के थ्रू आना है, गवर्नमेंट के थ्रू जाना है। रेमडेसिविर कालाबाजारी हो रही है उसकी, 1000 का दवाई मरीज लोगों को जब मजबूर है वो, तब उनको 15,000 20,000 में बेचा जा रहा है। और ऐसे करने वालों का साथ दे तो जनता माफ नहीं करेगी, जनता ये सब चीज नोट करती है। तो ये है मुंबई में। हम आशा करते हैं आगे और सिचुएशन बेटर हो। 3 नए और कोविड सेंटर्स बन रहे हैं, 2000 बेड के, 300 आईसीयूज है उसमें, आईसीयू बेड से, और केसेस क्योंकि कम ही है हो रहे हैं, तो ये एडिशनल फैसिलिटीज के साथ, ये हेल्थ इंफ्रा के साथ वो मैनेज हो जाएंगे। जी सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे चैनल को, हमें इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और भविष्य के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं सर। आपको एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, आप जरूर इसको ऐड करिएगा। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको सबको ही पता है, पीवी श्रीनिवास जी, उन्होंने कल फिलीपींस और न्यूजीलैंड के एम्बेसी ने उनसे मदद मांगी। मतलब जो फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसीज हैं यहाँ पे, जिनको सरकार मदद करनी चाहिए, जिनको कोई कमी होने नहीं देनी चाहिए, उन लोगों को सरकार से मदद नहीं मिली। उन्होंने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीवी श्रीनिवास जी से मदद मांगी और हमने वो मदद उनको पहुंचाई। ये बहुत बड़ी बात है यूथ कांग्रेस के लिए, और सरकार को इस पे बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। हम सब ये जान रहे हैं, मेरे ख्याल से अब देश में सोनू सूद से बड़ा हीरो पीवी श्रीनिवास जी हो गए हैं, और सोनू सूद सेलिब्रिटी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सेलिब्रिटी है तो बहुत जल्दी से सभी मीडिया वाले उनको दिखाते हैं। पीवी श्रीनिवास जी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं तो उनको इतना दिखाते नहीं है, लेकिन जो काम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के पीवी श्रीनिवास जी ने किया है उसका कोई कंपैरिजन नहीं। इसको लोगों तक पहुंचाना इसलिए चाहिए कि हमारी प्रचार होने के लिए नहीं, वो तो हो गई, उनके लिए नहीं, पीवी श्रीनिवास जी के लिए नहीं, इससे हर इंसान को प्रेरणा लेना चाहिए। जैसे सोनू सूद का आप प्रचार करेंगे तो हर आदमी को एक प्रेरणा मिलती है, उसी तरीके से पीवी श्रीनिवास जी उनसे कहीं ज्यादा काम किए हैं, तो इसे लोगों तक पहुंचाए। ये मैं आपके माध्यम से सब लोगों को कहना चाहूंगा, आप इसको दिखाइएगा। वो सुपर ह्यूमन होंगे, सुपरमैन है ही आईवाईसी के, लेकिन उनके जितना नहीं, अगर हम 1% भी जितना वो करते हैं उसका करें तो ये देश सुधर जाएगा। तो आदरणीय पीवी श्रीनिवास जी को नमन करता हूं मैं।
जो वो कार्य कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। दिव्या जी जी सर, आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।